Dear students, you are welcome to the Smart Political World channel. Dear students, आज की अपनी वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व अर्थात अमेरिकन डोमिनेंस इन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। अपनी इस वीडियो में हम आज समझाएंगे कि अमेरिकी वर्चस्व किस प्रकार विश्व में स्थापित हुआ, उसके कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो कि विश्व में अमेरिका के वर्चस्व के प्रतीक बने हुए हैं। अमेरिका के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो उसके वर्चस्व को प्रतिबिंबित करते हैं, जैसे कि प्रथम खाड़ी युद्ध तथा अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का कार्यकाल, 9/11 की घटना तथा द्वितीय खाड़ी युद्ध। ये ऐसी घटनाएं हैं जो विश्वव्यापक अपना प्रभाव रखती हैं और अमेरिका की वर्चस्वता को स्थापित करने की प्रतीक मानी जाती है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि अमेरिका का वर्चस्व किस किस क्षेत्र में कायम है, जैसे कि सांस्कृतिक वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व तथा सैन्य वर्चस्व। इसके अतिरिक्त हम अपनी वीडियो में यह भी बताएंगे कि वर्चस्व का सही अर्थ क्या है जो कि राजनीतिक व्यवस्था में माना जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हम यह भी चर्चा करेंगे कि अमेरिका को चुनौतियां कहां कहां से मिल रही है और भारत के साथ अमेरिका के संबंध किस प्रकार के रहे हैं। आज भारत को अमेरिका के साथ संबंध बनाने की क्या आवश्यकता है और क्या अमेरिका का वर्चस्व इसी प्रकार से चलता रहेगा या इसका भी अंत होगा और विश्व व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, विश्व व्यवस्था में समय समय पर जो विभिन्न परिवर्तन पैदा होते हैं, विभिन्न घटनाओं का और मुद्दों का जन्म होता है, वो विश्व व्यवस्था में परिवर्तन लाते रहते हैं। राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि 20वीं शताब्दी में 3 ऐसी मुख्य घटनाएं हुई जिन्होंने विश्व राजनीति को प्रभावित किया। तो वो 3 घटनाएं कौन कौन सी थी, जिसमें से पहली घटना है प्रथम विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1914 के बाद विश्व व्यवस्था में परिवर्तन। दूसरी घटना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1945 के पश्चात विश्व व्यवस्था में परिवर्तन। और तीसरी घटना है 1991 में सोवियत संघ रूस के पतन के बाद में प्रभाव। तो इस प्रकार से ये जो तीनों घटनाएं हैं 20वीं शताब्दी की, इन तीनों ने विश्व व्यवस्था में भारी परिवर्तन किया है, बहुत अधिक बदलाव किया है। अब हम देखेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व किस प्रकार से स्थापित हुआ। देखिए 1991 में जब सोवियत संघ रूस का पतन हो गया, अब संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में चुनौती देने वाला अन्य कोई देश नहीं बचा था। अमेरिका दुनिया का अकेला, क्या कह सकते हैं उसको, पुलिसमैन या फिर सुपर पावर बन गया था, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी शक्ति बन चुका था कि किसी अन्य देश में उसको टक्कर देने की, उसका प्रतिकार करने की पावर नहीं बची थी और कोई भी उसकी नाराज़गी मोल लेना नहीं चाहता था। अमेरिका सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से इतना मजबूत हो गया था कि विश्व पर वो अपना प्रभाव जमाने की ताकत रखता था। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका ने कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे वो विश्व का महानायक बन बैठा और उसकी कोई भी प्रतिद्वंदी शक्ति उसका प्रतिकार नहीं कर सकी। इसमें हम सबसे पहले लेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व। ये प्रथम ऐसी घटना है जिससे अमेरिकी वर्चस्व का प्रमाण हमें मिलता है। 2 अगस्त 1991 को इराक के राष्ट्रपति
सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। केवल 4 घंटे की छोटी सी लड़ाई के बाद ही इराक ने कुवैत पर अपना कब्जा जमा लिया तथा कुवैत को पराजित कर दिया, क्योंकि उस समय इराक भी एक शक्तिशाली देश था। उससे जब विश्व के देशों ने इस आक्रमण का कारण पूछा तो उसने बताया कि समाज के कुछ क्रांतिकारी तत्वों का निमंत्रण उसके पास आया था, इसलिए उसने कुवैत पर आक्रमण किया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह यह नहीं थी, बल्कि इराक 1961 से ही कुवैत पर कब्जा जमाने की फिराक में था। वह कुवैत के तेल के कुओं पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, इसीलिए वह कुवैत पर आक्रमण करना चाह रहा था। लेकिन जब उसने इस प्रकार कुवैत पर बिना किसी सही कारण के आक्रमण किया तो यूएनओ में इस बात की आलोचना की गई तथा यूएनओ की सुरक्षा परिषद ने इराक को ये चेतावनी दी कि 15 जनवरी 1991 तक उसे कुवैत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। लेकिन सुरक्षा परिषद की इस चेतावनी का इराक पर कोई असर नहीं हुआ और जब उसने कुवैत को स्वतंत्र नहीं किया तो अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की अनुमति लेकर के और 17 जनवरी 1991 को इराक पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में 34 देशों की सेनाएं शामिल थी और 6,60,000 सैनिक इसमें शामिल थे। इन सब ने मिलकर के लगातार 40 दिन तक इराक पर तेज़ गति के विमानों से बमबारी की और उसके बाद 24 फरवरी 1991 को ज़मीनी युद्ध आरंभ किया और केवल 100 घंटे के ज़मीनी युद्ध के पश्चात ही इराक की सेनाएं हार गई और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले भी अरब कंट्रीज़ ने इराक को समझाया था कि वो सुरक्षा परिषद की नाराज़गी मोल नहीं ले और कुवैत पर आक्रमण की अपनी जो जिद है उसे छोड़ दे। लेकिन सद्दाम हुसैन ने कहा कि इराक के साथ अगर अमेरिका ने और उसकी सेना ने या अन्य देशों की सेनाओं ने युद्ध किया तो यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा। लेकिन शीघ्र ही इराक की सेनाएं हार मान गई और केवल 100 घंटे के युद्ध के बाद ही वो पराजित हो गई और 28 फरवरी 1991 को अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसमें करीब 2 लाख इराकी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, देखने के लिए तो यह युद्ध ऐसा लग रहा था जैसे कि सुरक्षा परिषद की संयुक्त सेना ने इराक पर आक्रमण किया है, लेकिन वास्तव में देखें तो इस युद्ध में जो 75% सेना है वह केवल अकेले अमेरिका की थी और अमेरिका ने ही वास्तव में इराक पर आक्रमण किया था। अब जो है अमेरिका ऐसी स्थिति में आ गया था कि वह विश्व की जो मुख्य संस्थाएं हैं जैसे कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उन पर भी उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और वो उनको भी चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अमेरिका ने इराक पर किस प्रकार से आक्रमण करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने केवल इतना ही नहीं, इस युद्ध का प्रभाव जमाने के लिए इस युद्ध का जो संचालन है वो टेलीविज़न पर लोगों को घर बैठे दिखाया। इसलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तथा लोगों को घर बैठे जब यह युद्ध देखने को मिला तो इसे टेलीविज़न पर बहुत अधिक कवरेज मिली, इसलिए इसे वीडियो गेम वार के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्मार्ट बमों का भी प्रयोग किया था। अतः इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका युद्ध की तकनीकी में अब तक बहुत आगे निकल चुका था और अन्य देश इस मामले में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकते थे। आइए अब देखते हैं कि दूसरी ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की।
तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरी घटना है बिल क्लिंटन का कार्यकाल तथा अमेरिकी वर्चस्व। प्रथम खाड़ी युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। वो रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन जब 1992 में वहाँ पर इलेक्शन हुए तो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज बुश डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल क्लिंटन से चुनाव हार गए। बिल क्लिंटन ने 20 जनवरी 1993 को अपने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली तथा उन्होंने विदेश नीति की जगह अपनी घरेलू नीति को केंद्र में रखने की घोषणा की। इसके साथ ही अगले आम चुनाव 1996 में हुए और 20 जनवरी 1997 को बिल क्लिंटन ने अपने पद की शपथ ग्रहण की। बिल क्लिंटन ने अपनी विदेश नीति को बढ़ावा न देकर के अपनी घरेलू नीति को बढ़ावा देने का प्रयास किया तथा उसने अपने देश की सैन्य शक्ति की कठोरता का प्रदर्शन न करते हुए उसने लोकतांत्रिक उदारवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की। 3 मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और वो 3 मुद्दे थे: लोकतांत्रिक उदारवाद को बढ़ावा, जल परिवर्तन तथा विश्व व्यापार। इन तीनों को बढ़ावा देने के लिए बिल क्लिंटन ने प्रयास किए और उनकी यह नीति किसी हद तक सफल भी रही। उनकी यह नीति हमें 2 घटनाओं में प्रतीत होती है और वो 2 घटनाएं कौन कौन सी है। नंबर 1, 1999 में युगोस्लाविया पर आक्रमण। युगोस्लाविया के जो कोसोवो प्रांत है, उस कोसोवो प्रांत में अल्बानियाई जो लोग हैं उनके ऊपर युगोस्लाविया की सरकार ने आक्रमण कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि युगोस्लाविया में 2 लाख जो जनसंख्या है वह सर्ब लोगों की है तथा 18 लाख अल्बानिया लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो वहाँ पर जो 2 लाख सर्ब लोग हैं उनको तो सरकारी नौकरी प्राप्त है, लेकिन जो अल्बानियाई लोग हैं वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन युगोस्लाविया की सरकार उनकी तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही थी। अतः उन्होंने युगोस्लाविया के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन अमेरिका ने नाटो की सेना के साथ मिलकर के आक्रमण किया और न केवल युगोस्लाविया को इस आक्रमण से पराजित किया बल्कि युगोस्लाविया में इसके परिणाम स्वरूप 2 परिवर्तन देखने को मिले। पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया तथा दूसरे परिवर्तन के रूप में वहाँ पर 35,000 नाटो सैनिक वहीं पर रहने लगे और युगोस्लाविया की जो कार्रवाई थी उसके ऊपर निगरानी रखने लगे। तो इस दूसरी घटना से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका अब इतना शक्तिशाली बन गया था कि वह विश्व के किसी भी कोने में जाकर के और किसी भी देश के खिलाफ अपनी मनमाफिक कार्रवाई कर सकता था। और इससे संबंधित जो दूसरी घटना है वो है 1998 में नैरोबी केन्या तथा दारे सलाम तंजानिया स्थित जो अमेरिकी दूतावास है उन दूतावासों के ऊपर बमों से हमला किया गया था। अतः अमेरिका इस कार्रवाई को सहन नहीं कर सकता था। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई को ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच की संज्ञा दी तथा सूडान और अफगानिस्तान स्थित जो आतंकवादी ठिकाने थे उनके ऊपर क्रूज मिसाइलों से तेज हमले किए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अमेरिका ने इस कार्रवाई का तुरंत ही बदला ले लिया तथा इस कार्रवाई का आरोप उसने जिस अल कायदा संगठन पर लगाया था उनके ठिकानों पर जो है
क्रूज मिसाइलों से हमला करके उनके इस दुस्साहस को तुरंत ही दबा दिया। अब हम देखते हैं कि वो तीसरी घटना कौन सी थी जो कि विश्व में अमेरिका का दबदबा कायम करती है। 9/11 की आतंकवादी घटना तथा आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी आंदोलन। डियर स्टूडेंट्स, अरब देशों के 19 खूंखार आतंकवादियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 व्यावसायिक जहाज़ों का अपहरण कर लिया तथा उनको विभिन्न स्थानों पर टकराकर अमेरिका में विध्वंस फैला देना चाहते थे। उनमें से 2 विमानों को तो न्यूयॉर्क स्थित अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, विश्व व्यापार केंद्र है, उसकी उत्तरी तथा दक्षिणी टावरों से टकरा दिया गया तथा तीसरे विमान को जो अमेरिका का रक्षा विभाग है जिसका कि पेंटागन नाम है उससे टकरा दिया गया तथा चौथे विमान को वे अमेरिकी संसद पर गिराना चाहते थे जिसका नाम कांग्रेस है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यह विमान अपनी दिशा भटक गया तथा पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाकर के गिर गया। इस प्रकार से अमेरिकी संसद पर आतंकवादी हमला नहीं हो पाया। लेकिन इस आतंकवादी हमले ने अमेरिका को अंदर तक दहला दिया और अमेरिका ने इस हमले के जो जिम्मेदार हैं तालिबान तथा अल कायदा, इन दोनों आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया, एक विश्वव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। इस घटना को 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है क्योंकि अमेरिका में जो मास है उसको पहले लिखने की परंपरा है जबकि तारीख को बाद में। तो ये घटना 11 सितंबर की है लेकिन इसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं। इस घटना से बहुत अधिक विनाश हुआ। इसमें कम से कम 3000 लोगों की मृत्यु हो गई और ये 3000 लोग कम से कम 80 देशों से संबंध रखते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस आतंकवादी हमले की तुलना 2 अन्य ऐसी घटनाओं से की है जिनका अमेरिका पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। एक तो 1814 में जब ब्रिटेन ने वाशिंगटन में आगजनी की थी और दूसरी 1941 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। लेकिन इस तरह की आतंकवादी घटना अमेरिका में पहली बार हुई थी और अमेरिका इस घटना को किसी प्रकार ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। वह इसका पूरी तरह से बदला लेना चाहता था और आतंकवाद का नामो निशान मिटा देना चाहता था। इसके लिए अमेरिका ने पूरे विश्व से गिरफ्तारियां की तथा उन लोगों को ऐसे गुप्त स्थानों पर जेलों में बंद किया जहां उनसे कोई मिलने भी नहीं जा सकता था। डियर स्टूडेंट्स, एक स्थान है क्यूबा के निकट ग्वांतानामो। इस स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन कैदियों को रखा जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। अतः दुनिया को पता ही नहीं था कि अमेरिका ने बंदी बनाए गए उनके लोगों को कहां पर छुपा कर रखा हुआ। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस घटना को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया क्योंकि अमेरिका अपने द्वारा की जा रही कार्रवाइयों को कोई ना कोई कोड नेम प्रदान करता रहा है। अतः उसने अपनी इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम रखा। इस आतंकवादी घटना के खिलाफ बदले की कार्रवाई करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के विरुद्ध कार्रवाई की तथा तालिबान सरकार अधिक समय तक
अमेरिका की सेनाओं का सामना नहीं कर सकी और शीघ्र ही वहाँ पर तालिबान सरकार का पतन हो गया। अमेरिका ने 22 दिसंबर 2001 को वहाँ पर अपनी समर्थक सरकार हामिद करज़ई के नेतृत्व में स्थापित की और इस प्रकार से वहाँ पर तालिबान शासन को समाप्त किया। लेकिन वहाँ पर तालिबान जो है समय समय पर सिर उठाते रहे हैं, जबकि अलकायदा के खिलाफ जो आतंकवादी गतिविधियाँ समय समय पर करता रहता था, जो कि एक खूंखार आतंकवादी संगठन है, उसके खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई बाद तक जारी रही। और अब हम देखते हैं चौथी ऐसी कौन सी घटना थी जिससे अमेरिका का दबदबा कायम हुआ। द्वितीय खाड़ी युद्ध तथा अमेरिकी वर्चस्व। ये जो द्वितीय खाड़ी युद्ध है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक के खिलाफ आरंभ किया तथा इराक पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसके पास कुछ जनसंहारक ऐसे हथियार हैं जो कि बहुत ही विनाशकारी हैं, अतः उनको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। ये अभियान अमेरिका ने 19 मार्च 2003 को चलाया तथा इसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया गया। जब अमेरिका ने इराक पर विनाशकारी और जनसंहारक हथियार होने का आरोप लगाया तो इसे सभी देशों ने अमेरिका की एक दादागिरी की घटना कहा और उन्होंने कहा कि अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए, उसे इस प्रकार किसी भी देश पर दादागिरी नहीं करनी चाहिए। उसके अरब के जो सहयोगी देश थे जैसे कि जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, उन्होंने भी अमेरिका को समझाने की कोशिश की कि अगर आपने इराक के खिलाफ कार्रवाई की तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत बड़ा विरोध आंदोलन खड़ा हो जाएगा जो अमेरिका के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अमेरिका के ऊपर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने अपनी कार्रवाई को जारी रखा। इन देशों ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी समझाया था कि वो वहाँ अपना देश छोड़ करके और हमारे किसी देश में आकर के शरण ले ले। उन्होंने अपने अपने देश की उसको पेशकश की, लेकिन सद्दाम हुसैन ने भी कहा कि इराकी सेना किसी प्रकार से अमेरिका की सेना से कम नहीं है और जो इराक की राजधानी बगदाद है वह उनकी कब्रगाह साबित होगा। इस प्रकार सद्दाम हुसैन ने भी आत्मसमर्पण नहीं किया। अमेरिका ने ये कहा कि ऐसे 3 कारण हैं जिनके कारण वो इराक पर आक्रमण कर रहा है। वो कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहला कारण उनमें से है कि विश्व को जो इराक के पास जनसंहारक और महाविनाशकारी हथियार हैं उनसे मुक्त करवाना तथा इससे विश्व शांति को बढ़ावा देना। और दूसरा कारण अमेरिका ने गिनवाया कि सद्दाम हुसैन के जो अत्याचारी शासन है उससे वहाँ की जनता को मुक्ति दिलाना। तथा तीसरे कारण में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बताया कि सद्दाम हुसैन आतंकवाद को जो समर्थन दे रहा है उसको समाप्त करना। इन 3 ठोस कारणों के बल पर ही अमेरिका ने इराक पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया और सुरक्षा परिषद की सेनाओं के साथ मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इराक की सेनाएं अधिक समय तक इस मिलीजुली सेना का सामना नहीं कर सकी और कुछ दिन के अंदर ही इराक की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका को वहाँ पर कोई जनसंहारक या महाविनाशकारी हथियार नहीं मिले। 9 अप्रैल 2003 को इराक का पतन हो गया और इराक पर अमेरिकी समर्थित सरकार का गठन किया गया। सद्दाम हुसैन को अमेरिका की सेनाओं ने गिरफ्तार कर लिया। 13 दिसंबर
2003 को सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया। अमेरिका ने ये कहा कि 1982 में सद्दाम हुसैन ने 140 जो शिया मुसलमान थे उनका नरसंहार किया था। यह आरोप लगाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा दे दी। इस युद्ध में कम से कम 3000 मिलीजुली सेनाओं के सैनिक मारे गए तथा 50,000 से अधिक इराकी नागरिक मारे गए, लेकिन अमेरिका को कहीं पर भी ऐसे महाविनाशकारी जनसंहार हथियार देखने को नहीं मिले जिनका आरोप अमेरिका ने इराक पर लगाया था। लेकिन वास्तविकता तो डियर स्टूडेंट्स यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इराक के तेल के भंडारों पर कब्जा करना चाहता था और वैसा ही उसने किया। अतः इन चारों घटनाओं से सहज ही यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका अब एक ऐसी सुपर पावर बन चुका था कि वह विश्व की गतिविधियों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता था, अपनी इच्छा के अनुसार अंजाम दे सकता था। और इसके लिए उसने जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ है, उनके ऊपर भी किसी न किसी कारण से अपना नियंत्रण या अपना दबदबा कायम कर लिया था। अब देखते हैं कि ये वर्चस्व आखिर क्या है। वर्चस्व का अर्थ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वर्चस्व शब्द अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुत अधिक महत्व रखता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि जो सभी देश हैं वो इसलिए शक्ति प्राप्त करने के चक्कर में रहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जो शक्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विशेष तत्व है, क्योंकि विश्व की सारी घटनाएं शक्ति के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हमने देखा कि विश्व व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था, क्योंकि विश्व में 1991 से पहले दो महाशक्तियां विद्यमान थी, दो सुपर पावर विद्यमान थी, एक सोवियत संघ रूस तथा दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और सोवियत संघ बिखर करके 15 हिस्सों में बंट गया और उससे 15 देश बने। अब विश्व में एक ही महाशक्ति बची थी, एक ही सुपर पावर बची थी और जिसे हम दुनिया का महानायक या पुलिसमैन कह सकते हैं, और वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका अब अकेला ऐसा देश था कि उसका दुनिया में कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था और विश्व की समस्त गतिविधियां अमेरिका के ही इर्द गिर्द घूमने लगी थी। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं था जो अमेरिका का प्रतिकार कर सके, अमेरिका का विरोध कर सके या अमेरिका की आलोचना करके कोई भी उसकी नाराज़गी मोल लेना नहीं चाहता था। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? वर्चस्व कहते हैं, प्रभुत्व कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन जो ये ध्रुव शब्द है ये भौतिकी में ही अच्छा लगता है। ये एक ध्रुवीय शब्द जो प्रयोग किया गया है विश्व व्यवस्था में कि 1991 के बाद विश्व एक ध्रुवीय बन गया था, ये ध्रुवीय शब्द राजनीतिक व्यवस्था में भ्रामक लगता है। इसके लिए उचित शब्द है वर्चस्व, और इस वर्चस्व को हम अंग्रेजी में कहेंगे हेगेमनी। अर्थात हेगेमनी का अर्थ है वर्चस्व और वर्चस्व का अर्थ है किसी देश को ऐसी स्थिति प्राप्त होना कि वह विश्व की सभी गतिविधियों को अपनी तरफ मोड़ सके, अपनी इच्छा के अनुसार संचालित कर सके और कोई दूसरा देश उसका प्रतिद्वंदी न रहा हो। तो ये 1991 के बाद में ये वर्चस्वता की स्थिति प्राप्त हो गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका को।
डियर स्टूडेंट्स, इस वर्चस्व शब्द का, इस हेगेमनी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो प्राचीन यूनान में किया गया था। प्राचीन यूनान में एथेंस एक ऐसा नगर राज्य था जो अन्य नगर राज्यों से बहुत अधिक शक्तिशाली था और उसी को जो है पूरे के पूरे यूनान में वर्चस्व प्राप्त था। इस वर्चस्व का अर्थ विश्व में जो सैन्य व्यवस्था है उसकी बनावट से और तोल प्रभाव से है, और वही प्रभाव समकालीन विश्व में अमेरिका का है, क्योंकि उसमें ऐसी बहुत सी क्षमता है जो विभिन्न क्षेत्रों में अन्य देशों से कहीं ज़्यादा है और अन्य देशों को वो टक्कर देने की स्थिति में है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्चस्वता के विभिन्न रूप हैं। वर्चस्वता के विभिन्न पक्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका विभिन्न पक्षों से इतना सक्षम है, इतना मजबूत है कि वो एक विश्व शक्ति कहलाता है। तो उसमें विशेषकर 3 पक्षों को शामिल किया जाता है। सबसे पहला है सैन्य पक्ष, दूसरा है आर्थिक पक्ष और तीसरा है सांस्कृतिक पक्ष। सबसे पहले हम सैनिक पक्ष को देखते हैं कि सैनिक पक्ष में अमेरिका आज कितना मजबूत है, कि सैनिक पक्ष में आज अमेरिका अन्य देशों से कितना मजबूत है। आज अमेरिका की सेना विश्व के अन्य देशों की सेनाओं से कहीं आगे है। वहाँ के जो परमाणु हथियार है उनकी मारक क्षमता बहुत अधिक है, उनमें एक तकनीकी बदलाव आया है, उन्होंने तकनीकी परिवर्तन किया है, विमानों की जो गति है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। और इतना ही नहीं, अमेरिका में इतनी पावर है कि अपनी एक डिवीज़न की सेना को वो यूरोप के किसी भी हिस्से में चंद पलों में ही भेज करके और वहाँ पर अचूक हमला कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका की जो तकनीकी है, युद्ध तकनीक है, वो अन्य देशों से कहीं अधिक आगे है। एक उसका ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अन्य देश अपनी सैन्य ताकत पर, अपनी सेना पर बहुत कम खर्च करते हैं, जबकि जो अमेरिका है वो सभी देशों से अधिक अपनी सेना पर खर्च करता है। अगर हम सही कहें तो जो 12 देश हैं वो मिलकर भी अपनी सेना के ऊपर इतना खर्च नहीं करते जितना अकेला अमेरिका अपनी सेना पर खर्च करता है। उन देशों में हम नाम ले सकते हैं सोवियत संघ, चीन, रूस, जापान, जर्मनी, भारत, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, इंग्लैंड आदि सभी देश हैं। ये मिलकर भी जो है अपनी सेना पर इतना खर्चा नहीं करते हैं। अन्य देशों की सैन्य क्षमता संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास भी नहीं है। अमेरिका की सेना 4 क्षेत्रों में बहुत अग्रणीय है, और वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 युद्ध तकनीक, नंबर 2 शस्त्र एवं सेना, नंबर 3 सैन्य प्रशिक्षण तथा नंबर 4 है सैन्य नेतृत्व। ये 4 चीज़ें सेना के मामले में अमेरिका में सर्वोत्तम दर्जे की हैं, उच्चतम दर्जे की हैं, और अन्य देश इस प्रकार की तकनीक का और सैन्य क्षमता का ध्यान नहीं रखता है, जिसके कारण अमेरिका की सेना है वो बुलंदी पर है, वो कहीं पर भी जाकर के अचूक हमला कर सकती हैं, उनका निशाना कभी चूकता नहीं है। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है कि वो विश्व अर्थव्यवस्था का संचालन अपनी इच्छा से कर सकता है। दुनिया के सभी देश अर्थव्यवस्था में उसकी आर्थिक गतिविधियों का फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। आज सभी देशों में ये होड़ मची हुई है कि अमेरिका में आर्थिक विकास जिस तरीके से हुआ है वो भी उस परंपरा को अपनाए, उन तौर तरीकों को अपनाए, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सके। शुरू में अमेरिका ने ब्रेटन वुड प्रणाली को अपनाया,
तथा इस ब्रेटन वुड प्रणाली को दुनिया के तमाम देशों ने फॉलो किया। उसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार पर अपना नियंत्रण जमाया और अपना नियंत्रण इनके ऊपर जमा करके इन सबको अपने अनुकूल कर लिया। हमें पता होना चाहिए कि इन संस्थाओं में जो अमेरिका की भागीदारी है वो 28% है। इतना ही नहीं, जितना समस्त व्यापार पूरे विश्व में होता है उस व्यापार का 15% भागीदार अकेला अमेरिका है। इस प्रकार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका को एक विशेष बढ़त हासिल है। वहाँ के नागरिकों का उच्च जीवन स्तर है तथा अच्छी रहन सहन प्रणाली है, वो सब एक आर्थिक उन्नति का ही परिणाम है। अतः अमेरिकी नागरिकों के जीवन को फॉलो करना दुनिया के तमाम देश चाहते हैं, उसको अपनाने के लिए आतुर हैं। और केवल इतना ही नहीं, अमेरिका ने कौशल के प्रशिक्षण की बात को बहुत पहले ही समझ लिया था और यही कारण है कि अमेरिका ने नागरिकों के कौशल के प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया। इसके लिए अमेरिका ने 1881 में ही एक बिजनेस स्कूल की स्थापना की थी और उस बिजनेस स्कूल को नाम दिया था व्हार्टन। इसमें वहाँ पर नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वे व्यापार में अधिक से अधिक अपना योगदान दे सके तथा विश्व दृश्य पटल पर क्या बदलाव हो रहे हैं उनको समझ सके तथा अमेरिका को किस प्रकार से आगे ले जाना है इस बात को भी महत्व दे सके, इस बात को भी ध्यान में रख सके। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने सबसे पहले वहाँ पर 1900 ईस्वी में MBA के पाठ्यक्रम, जो एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, उसको भी बढ़ावा दिया तथा 1900 ईस्वी में MBA का भी पाठ्यक्रम वहाँ पर चालू किया गया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अमेरिका ने आर्थिक क्षेत्र में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो उसको एक बुलंदी की तरफ लेकर गए हैं और उसका दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक विकास करने में सहयोगी साबित हुए हैं। अब देखते हैं हम तीसरा पक्ष, और तीसरा पक्ष है सांस्कृतिक पक्ष। अमेरिका के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन का स्तर किस प्रकार का है, उनकी संस्कृति में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को शामिल किया जाता है, तो उनकी जो जीवन शैली है वो भी विश्व के अन्य देशों के लिए एक उदाहरण के रूप में है। क्योंकि आज विश्व के अन्य देश संस्कृति में एक विशेष बात होती है, संस्कृति में एक सहमति गढ़ने की क्षमता होती है, और जो अमेरिका के जो लोग हैं वो एक विशेष संस्कृति का अनुकरण करते हुए विश्व में सहमति बनाने में सफल हुए हैं। अमेरिका के लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो कार्यशैली है वो अपने आप में एक उदाहरण है। अमेरिका ने विश्व को कुछ इस प्रकार की चीज़ें प्रदान की हैं, कुछ इस प्रकार के रीति रिवाज और खाने पीने की चीज़ें और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें प्रदान की है कि दुनिया के देश उनको इतनी जल्दी हो सके अपना रहे हैं। जिसमें से सबसे पहले मैं नाम लूँगी फास्ट फूड, पेप्सी कल्चर, जीन्स कल्चर, शॉपिंग मॉल्स, मैकडोनाल्ड तथा पिज्जा हट्स। ये इस प्रकार की चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व को प्रदान की है कि आज समस्त विश्व में इन चीज़ों को अपनाया जा रहा है और अमेरिका की संस्कृति का अनुकरण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन तीन विशेष क्षेत्रों में अमेरिका की जो वर्चस्वता है, डोमिनेंस है, हेगेमनी है, उनके पक्षों को दर्शाया गया है। अतः अमेरिका एक ऐसी विश्व शक्ति है जो पूरे विश्व में छाया हुआ है और पूरे विश्व में से कोई भी उसका प्रतिकार करने की हिम्मत
नहीं रखता है, अमेरिका को आंखें नहीं दिखा सकता है। लेकिन फिर भी डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के समक्ष कोई चुनौतियां ही नहीं हैं, कुछ चुनौतियां हैं जो उसको अपने ही अंदर से मिल रही है। एक तो अमेरिका की जो आंतरिक बनावट है वो खुद ही इस तरीके की है कि वो अमेरिका को कोई अन्य काम करने के लिए, ऐसा कार्य जो अमेरिका के विरुद्ध है उसके ऊपर रोक लगाती है, और कई बार तो वो अमेरिका को उसकी मनमर्जी करने से भी रोकती है। दूसरा, अमेरिका का एक शिक्षित और मजबूत जनमत है जिससे भी उसको चुनौती मिल रही है। और तीसरा एक बड़ा तत्व है आतंकवाद। ये एक ऐसा तत्व है जिसने अमेरिका को दहला दिया था तथा अभी भी आतंकवाद दुनिया से समाप्त नहीं हो पाया है। तो आतंकवाद भी अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार से बना हुआ है। अब हमारे समक्ष ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि भारत के और अमेरिका के संबंध इस समय कैसे हैं। देखिए, आरंभ में अमेरिका के और भारत के संबंध बिल्कुल सही नहीं थे, क्योंकि जब सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था तब जो है भारत ने इनके किसी भी गुट में अपनी हिस्सेदारी नहीं की, भागीदारी नहीं की, और भारत ने एक अलग से आंदोलन चलाया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। अतः अमेरिका ने हमेशा भारत को संदेह की दृष्टि से देखा है और भारत ने कुछ एक ऐसे कार्य भी कर दिए थे जिससे अमेरिका उसको संदेह की दृष्टि से देखने लगा। जैसे कि 1971 में रूस के साथ 20 वर्षीय मित्रता की संधि करना, रूस और भारत का अत्यधिक करीब आना तथा रूस के द्वारा भारत को आर्थिक, सैन्य एवं प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करना, ये सब ऐसे कारण थे जिसके कारण भारत और अमेरिका की कभी भी नहीं बनी। भारत और अमेरिका के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे, बल्कि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। लेकिन 1991 में सोवियत संघ, रूस के पतन के बाद विश्व व्यवस्था में भारी परिवर्तन आ गया, और क्योंकि अब समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया, तो ऐसे समय में नेताओं ने, राजनीतिक विद्वानों ने एक नई नीति का अनुमोदन किया, और वो नई नीति है बैंड वैगन। ये बैंड वैगन की नीति क्या होती है? ये एक ऐसी नीति है जिसमें किसी ऐसे देश जो कि इस समय वर्चस्व की स्थिति को प्राप्त है, जिसे विश्व में वर्चस्वता मिली हुई है, सर्वोच्चता मिली हुई है, और जो एक सुपर पावर है, उसकी नाराजगी मोल न लेकर के उसकी हाँ में हाँ मिलाने की नीति को ही बैंड वैगन की नीति कहा जाता है। और आज दुनिया के अधिकतर देश इस नीति को फॉलो कर रहे हैं, और वो कोई भी अमेरिका की आलोचना करके, अमेरिका का विरोध करके और अमेरिका को ना कह करके उसकी नाराज़गी मोल लेना नहीं चाहते हैं। और ऐसा ही कदम भारत ने भी उठाया है। 1991 के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आया है। अमेरिकी नेताओं ने भारत की यात्राएं की है, तथा हमने 2006 में अमेरिका के साथ एक परमाणु समझौता किया है। इस समझौते को परमाणु समझौता 123 के नाम से जाना जाता है, और इस समझौते के पश्चात तो भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी सुधर गए हैं, काफ़ी मजबूत हो गए हैं। ये दोनों देश एक दूसरे के निकट आ गए हैं, क्योंकि जब अमेरिका सुपर पावर है तो हमें आर्थिक सहायता चाहिए, वो भी हमें अमेरिका से ही मिल सकती है, तथा हमें तकनीकी सहायता चाहिए। आतंकवाद का शिकार जिस प्रकार भारत है, आतंकवाद ने जितना परेशान भारत को किया है उतना ही परेशान अमेरिका को भी किया है। अतः यह इन दोनों देशों की साजिशा है। इन दोनों से निपटने के लिए भी इनका निकट आना बहुत ज़रूरी है। और डियर स्टूडेंट्स, अमेरिका की इस समय कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता है। अतः भारत और अमेरिका के संबंध में नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। अब यह भी देखना है
कि हमने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो क्या ये अमेरिका की जो वर्चस्वता है ये हमेशा बनी रहेगी? यह प्रश्न भी तो विचारणीय है। अगर विश्व में इतिहास को एक बार देखा जाए तो 1600 ईस्वी में लुई 14वें के नेतृत्व में जो फ्रांस था वह वर्चस्वता को प्राप्त था। फ्रांस को वर्चस्वता प्राप्त थी, वो सबसे बड़ी महाशक्ति बना हुआ था और किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फ्रांस का विरोध कर सके। फिर देखें तो 1910 तक ब्रिटेन का वर्चस्व कायम रहा और ब्रिटेन एक महाशक्ति बना रहा, लेकिन 1910 के बाद कई ऐसे देश उभर करके आए जो ब्रिटेन को टक्कर देने की स्थिति में थे। इसी प्रकार से हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दो महाशक्तियों का प्रभुत्व रहा, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ, रूस का पतन हो गया तो दुनिया में अकेला सुपर पावर बचा संयुक्त राज्य अमेरिका। और वर्तमान समय में अमेरिका की वर्चस्वता बनी हुई है। कहते हैं कि आने वाले समय में रूस, चीन और भारत जैसे जो बड़े बड़े देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हैं, उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं भी हैं तथा उनका तकनीकी विकास भी है, वो अमेरिका को टक्कर दे सकेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इन देशों में आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा है, अतः इनमें से कोई भी अमेरिका का प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है और राजनीतिक विद्वानों का कहना है कि आने वाले समय में सामाजिक आंदोलनकारी, मानव अधिकारों के समर्थक तथा कुछ लेखक और विद्वान मिलकर के अमेरिका के वर्चस्व को टक्कर देंगे। तो ये तो समय ही बताएगा और तब तक के लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार अमेरिकी वर्चस्व कायम रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हाँ, हो सके तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और अगली वीडियो लाने तक धन्यवाद।